हे एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी में डेज़ी। तो हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अगर आप हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर में हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल लेके ये समझाया गया है कि एक सलीमा नाम की लड़की है, वो जाती है समर कैंप में, मतलब वो बहुत एक्साइटेड है अपने समर कैंप को लेके। उसका समर कैंप जो है वो होता है मनाली, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, वो अपने क्लासमेट्स के साथ वहाँ जाती है। जैसे जैसे वो वहाँ जाती है तो वहाँ की वेजिटेशन में, सराउंडिंग में वो क्या ऑब्जर्व करती है उसी पे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो वो जब देखती है तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है ये देख के कि भाई यहाँ पे कितनी वैरायटी है वेजिटेशन की। जैसे नॉर्मल फुट हिल्स में उसको साल ट्रीज, नॉर्मल पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। ठीक, बट जैसे जैसे वो ऊपर देखती है या स्लोप की ओर बढ़ती है तो वहाँ पे देखती है कि भाई ये साल वगैरह के पेड़ तो एकदम डिसअपियर हो गए हैं। वहाँ पे उसको पॉइंटेड लीव वाले पेड़ दिखते हैं, जो कि उसको याद आता है कि भाई ये तो कोनीफेरस ट्रीज हैं, कोनीफेरस टॉल ट्रीज है। देन आगे चल के जब उसको और देखती है तो उसको एक तरह का पेड़ दिखता है जिसमें फ्लावर रहते हैं, जो होते हैं हमारे रोडोडेंड्रॉन्स के फूल रहते हैं, जिनको कि हम हिंदी में बुरांश का फ्लावर कहते हैं। ठीक, अब ये बुरांश जो फ्लावर है ये जो हमारा दवाई वगैरह बनाने में यूज़ आता है। ठीक, फिर जैसे वो वहाँ से मतलब ये फूल वगैरह देख के फिर आगे और बढ़ती है मनाली से। जब वो रोहतक की ओर जाती है, रोहतक पास की ओर, तो वहाँ पे वो देखती है कि भाई जितने भी लैंड हैं वो छोटी छोटी ग्रास से पूरी तरह भरे हैं कुछ कुछ जगह में, और कुछ कुछ जगह में स्नो से भरे हैं। ओवरऑल वो ये इतना सब कुछ ऑब्जर्व करती है। ये है हमारा बुरांश का फ्लावर जो पेड़ है, मतलब फ्लावर दिख रहा है इसमें। देन हम आगे देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन। अब यहाँ तक तो उसकी थी किसकी, सलीमा की कहानी। अब इससे उसको ये पता चलता है कि भाई हमारी जो भी वेजिटेशन है वो वेरी करती है जैसे जैसे हम हाइट में बढ़ते जाते हैं। ठीक, मतलब जैसे जैसे हम हाइट में चेंजेस लाएंगे वैसे वैसे हमारे वेजिटेशन के कैरेक्टर्स भी वेरी करेंगे। देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशंस। तो हमारे जो भी लैंड की हाइट है और वेजिटेशन के कैरेक्टर, मतलब वेजिटेशन किस तरह का होगा, इन दोनों के बीच आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। ठीक, ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। अब जैसे जैसे हमारे हाइट में चेंजेस आएंगे, क्लाइमेट में चेंजेस आएगा, उसी तरह वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन होगी। The growth of vegetation depends on temperature and moisture. It also depends on factor like slope and thickness of soil. हमारी जो भी वेजिटेशन है वो उसकी ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर, मॉइस्चर, थिकनेस ऑफ सॉइल और स्लोप में। ठीक, ये बेसिकली यहाँ पे 4 फैक्टर्स दिए हैं जिसके हिसाब से हम आगे डिफाइन करेंगे इसको। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी थिकनेस ऑफ सॉइल हो गई या नेचुरल वेजिटेशन कितनी घनी होगी या कितनी कम होगी, ये सब डिपेंड करता है हमारे इन्हीं फैक्टर्स में। ठीक, अब यहाँ पे बेसिकली जो भी हमारी नेचुरल वेजिटेशन है उसको ब्रॉडली कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो चलिए पहले उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे फॉरेस्ट, देन ग्रासलैंड, देन श्रब्स। अब फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो ये ऐसी जगह होते हैं, मतलब ये जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल अच्छे से मतलब अवेलेबल हो, वहाँ पे हमारे फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं। क्यों, अब ये टेम्परेचर और रेनफॉल ये दोनों अच्छे से रहेंगे तो वहाँ पे ट्रीज़ की ग्रोथ बहुत अच्छे से रहेगी, बहुत ज़्यादा घना जंगल रहेगा। और हाँ, ये फॉरेस्ट की जो भी मतलब कितना वो डेंस होगा या कितना भी वो हल्का होगा, ये डिपेंड करता है कैसे उसकी ग्रोथ रहेगी। ये इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। कौन कौन से हैं वो, टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप और थिकनेस ऑफ सॉइल। देन हम बात करते हैं ग्रासलैंड्स की। तो ग्रासलैंड्स जहाँ पे मॉडरेट रेन होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पे ये होते हैं। ठीक, और श्रब्स दे बोले तो थॉर्नी बुशेज एंड स्क्रब्स ग्रोज इन ड्राई रीजन। जो भी हमारे ड्राई रीजन होते हैं वहाँ पे हमारे श्रब्स पाए जाते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। ठीक, यहाँ पे हमने 3 तरह की नेचुरल वेजिटेशन को देखा। अब यहाँ पे जो ये हमारी सलीमा रहती है वो अपनी ट्रिप से तो वापस आ जाती है समर कैंप से। फिर वो अपने पापा को बताती है कि भाई मैंने ऐसा ऐसा देखा। और उसके पापा जो हैं वो बहुत सारी वर्ल्ड में डिफरेंट प्लेसेस में विजिट करे हैं, उनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है। तो वो बताते हैं कि देखो मैंने कोनीफेरस फॉरेस्ट देखा सब पोलर रीजन में, थॉर्नी बुशेस देखी डेजर्ट में, थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट देखा ह्यूमिड रीजन में, और भी जो जो वो देखे रहते हैं वो सलीमा को बताते हैं। अब फिर सलीमा को ये सब जानने के बाद ये रियलाइज़ होता है कि भाई मैंने हिमालय में
तो हमारे इक्वेटर से लेके पोलर रीजन तक जितनी भी नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है वो पूरी देख ली। अभी हम पहले पढ़े थे कि उसने सबसे पहले साल ट्रीज देखा नॉर्मल फुट हिल्स में, देन कोनीफेरस ट्रीज देखे, ठीक, फ्लावर्स देखे, स्नो देखी, ग्रासलैंड देखे, श्रब्स देखे। तो ओवरऑल उसको ये रियलाइज़ होता है कि मैंने भाई इक्वेटर से पोलर रीजन तक जितनी भी वेजिटेशन पाई जाती है वो तो मैंने वो हिमालयंस में ही देख ली है। ठीक, ये ऐसा वो सोचती है। देन यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑकर मेनली बिकॉज ऑफ चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशन। जो भी हमारी नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेस होते हैं ये मतलब ये कब होते हैं, जब हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन में कुछ बदलाव आएंगे। ठीक, क्लाइमेटिक कंडीशन जिस हिसाब से रहेगी उसी तरह की हमारी वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन प्रेजेंट होगी। ये यहाँ पे है थॉर्नी श्रब्स की एक फ़ोटो है, इसको आप देख लीजिए, छोटे छोटे ये होते हैं कांटेदार। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।